नमस्कार, जेपी क्लाइमेक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था एक परिचय यानी इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीचर हो या सुपर टेट हो या फिर लेखपाल यूपी ट्रिपल एससी, जिस किसी में भी अर्थव्यवस्था से प्रश्न बनते हैं तो ये एक मास्टर वीडियोज है। इसमें हम बात करने वाले हैं पूरा हैंड रिटन नोट्स के थियरी। आपका यहीं से प्रश्न बनेगा। हम पूरा ए टू जेड बात करने वाले, तो लास्ट जरूर वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा। फास्ट रिवीजन के तौर पर करेंगे और आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे और प्लेलिस्ट चेक करिए अधिक जानकारी मिल के लिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अर्थशास्त्र। सबसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, कहाँ से? ग्रीक भाषा। और अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन समय में भारत राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता था। कब? प्राचीन समय में राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक शास्त्र का विकास 18वीं शताब्दी में एडम स्मिथ ने किया। किसने? तो एडम स्मिथ ने किया। प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? तो द वेल्थ ऑफ नेशन ने प्रकाशन किया। कब प्रकाशन किया? तो 1976 में। याद रखिएगा, सन 1976। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। एडम स्मिथ के अनुसार कुछ यहाँ पर परिभाषा दिया गया है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। क्या? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह एडम स्मिथ ने कहा है। आधुनिक युग की जो है आवश्यकताएं होता है और एक तरफ संसाधन। जैसे इकोनॉमिक्स की क्यों हमें ज़रूरत पड़ा, तो आवश्यकताएं अगर देखा जाए तो असीमित है, लेकिन संसाधन हमारे पास सीमित माना जाता है। जैसे संतुलन इसे कैसे कर देंगे, तो मानव जो है एक विवेकशील मनुष्य होता है, तो वह अपने मन को एकाग्र करके जो आवश्यकता पड़ती है उसकी ज़रूरत के और संसाधन के साथ अपना संतुलन करता है। तो मानव अपने विवेक का प्रयोग करके अपने प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, चलिए मांग का नियम बात करते हैं। तो मांग का नियम क्या कहता है? तो मांग का नियम यह कहता है कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो मांग में कमी होगी। जैसे वस्तु जब कोई चीज़ महंगा हो जाएगा, अगर मान लीजिए टमाटर जैसे अगर 200 रुपये किलो हो गया, तो वहाँ पर मांग में कमी हो गई थी। कुछ लोग कम खा रहे थे, कुछ खरीद कम रहे थे, तो जब महंगा होगा तो वहाँ पर खरीदारी कम होगी और कीमत जैसे कम होगा वो इसकी मांग में वृद्धि देखने को हो जाता है। ठीक है, तो यही मांग का नियम कहता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को। आधुनिक शास्त्र प्रोफेसर जेम्स किंग्स मांगना जाता है। कौन? प्रोफेसर जेएम किंग्स। अर्थशास्त्र के प्रकार। अर्थशास्त्र 3 प्रकार के माने जाते हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पर देख लीजिए। सूक्ष्म अर्थशास्त्र, इसका एक व्यक्ति। दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी बृहद अर्थशास्त्र, संपूर्ण देश। माइक्रो इकोनॉमिक्स सूक्ष्म, माइक्रो मतलब सूक्ष्म और माइक्रो मतलब इकोनॉमिक्स बृहद अर्थशास्त्र यानी संपूर्ण देश। गरीबी, बृहद देश में गरीबी, बेरोजगारी, बजट, योजना, पोषण, ऊर्जा, शिक्षा, चिकित्सा आदि सब इसमें आते हैं, तो बृहद अर्थशास्त्र में आते हैं। चलिए दूसरे पेज पर चलते हैं और यहाँ पर बात करते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बारे में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र जो है 3 माने जाते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक क्षेत्र दिया जाएगा या फिर कृषि क्षेत्र इसी को कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र या फिर औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं इसी को, फिर तृतीयक क्षेत्र या फिर इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। प्रथम शुरुआत कब माना जाता है? तो शुरुआत इसको भगवान के द्वारा माना जाता है या प्रकृति द्वारा। प्राथमिक क्षेत्र प्रकृति द्वारा माना जाता है, यानी जो भगवान के ने बनाया, जैसे पहाड़ हो गया, ये सब जो है प्राकृतिक में आते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत की बात करें, उदाहरण जैसे कृषि, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन आदि। भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान लगभग 18% से इसका मांग है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र के बारे में हम जानते हैं। चलिए द्वितीय क्षेत्र क्या कहता है? तो द्वितीय क्षेत्र यहाँ पर कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान लगभग 29% माना जाता है। द्वितीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन कच्चे माल, जैसे कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है और मशीनों द्वारा प्रयोग नया उत्पादन बना लिया जाए।
द्वितीय क्षेत्र निर्माण मान देखिए कैसे होता है, एक बार प्रयोग होता है। द्वितीय क्षेत्र का जो निर्माण होता है एक बार, जैसे अगर मान लीजिए शराब, सीमेंट और उर्वरक, चॉकलेट इत्यादि, जैसे कोयला, पेट्रोल, ये सब का इसमें निर्माण एक बार प्रयोग हुआ, जैसे दोबारा इसका हम फिर से प्रयोग नहीं कर सकते। अगर यहीं पर विनिर्माण जैसे बार बार प्रयोग किया जाता है, जैसे लोहा अगर हमने जंग लग गया उसको पीट पाट के फिर से दूसरा कुछ उसका बना दिया जाता है। प्लास्टिक अगर टूट गया उसको ले जाकर फिर से रिपेयर करके दूसरा कुछ बना देंगे इत्यादि, जो उसका विनिर्माण करते हैं उसको विनिर्माण में आ जाएगा। चलिए आइए बात करते हैं तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में क्या आएगा, तो तृतीय क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान 53% माना जाता है। ठीक है, कितना, 53%। शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, बैंकिंग व्यवस्था, दूरसंचार इत्यादि, यह सब क्या हमारा माना जाता है, तो तृतीय क्षेत्र माना जाता है। अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में बात करें तो अर्थव्यवस्था के 16 प्रकार बताया गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 16 प्रकार कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा क्या है, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, चौथा विकसित, और पांचवा विकासशील अर्थव्यवस्था, छठवां अल्प विकासशील अवस्था, सातवां खुली अर्थव्यवस्था, आठवां बंद व्यवस्था अर्थशास्त्र व्यवस्था, और नौवां कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, और 10वां क्या हो जाएगा, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, फिर 11वां सेवा आधारित अर्थव्यवस्था, नियोजित आधारित अर्थव्यवस्था, गैर नियोजित अर्थव्यवस्था, और 14वां क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, और 15वां हो जाएगा अच्छित अर्थव्यवस्था, और 16 क्या हो जाएगा, अल्प आश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये रहे 16 अर्थव्यवस्था के प्रकार। चलिए आप लोग नोट करते चलिए, अगर आपको लगे कि दोबारा रिवीजन करने के लिए तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला है, ये हमने नोट्स बना के आप लोगों के लिए लाया है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक्स प्लानिंग के बारे में, देखते हैं क्या कहता है। तो आर्थिक नियोजन जो है देश के संसाधनों का उचित दोहन करने के लिए बनाई जाने वाली योजना है। आर्थिक नियोजन क्यों बनाया गया, तो देश के संसाधनों को उचित दोहन करने के लिए बनाई जाने वाली योजना। और यहीं पर दूसरा देखते हैं, आर्थिक नियोजन का पहला प्रयास सोवियत संघ यानी अब वर्तमान में रूस माना जाता है। और आर्थिक नियोजन क्यों बनाएगा, तो इसका सोवियत संघ से माना जाता था भूतकाल में, अब वर्तमान में रूस को माना जाता है। लेकिन भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत एम विश्वेश्वरैया द्वारा किया गया था। एम विश्वेश्वरैया द्वारा किया गया था आर्थिक नियोजन की शुरुआत। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि स्वतंत्र भारत में नियोजन के बारे में बात करें तो योजना आयोग इसमें देखा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी के बारे में बात किया जाएगा। फिर पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे। फिर नीति आयोग क्या है इसके भी बारे में बात करेंगे। आइए हम पहले देखते हैं पहले किसके बारे में, तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले योजना आयोग क्यों आया, किसका कार्य क्या है, सब कुछ देखेंगे। तो योजना का निर्माण करने तथा लागू करने के लिए यह 3 किसने बनाया, तो योजना क्यों आया, कैसे आया, इसके लिए देखिए क्या है। तो इसके लिए मंत्रिमंडल समिति का गठन किया गया। तो उसमें अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो अध्यक्ष रहे हैं केसी नियोगी। अगर हम बात करें योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो केसी नियोगी हैं। सिफारिश किसने किया, तो 15 मार्च 1950 को सिफारिश हुआ था। कार्य क्या होता है, तो पंचवर्षीय योजना के माध्यम से करता था। पंचवर्षीय योजना के माध्यम से इसका कार्य करता था पहले। अब पंचवर्षीय योजना है, इसके पहले जो है 51 के पहले आया था, क्या चलता था, तो योजना आयोग चलता था। फिर उसके बाद हमारा पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था। तो कुल 12 पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था, उसके भी बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं, तो बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं योजना आयोग की स्थापना के बारे में। तो योजना आयोग की स्थापना अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अध्यक्ष होते हैं यानी प्रधानमंत्री। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे उस समय जब बनाया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम। और आखिरी अध्यक्ष कौन बने थे योजना आयोग के, तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो वर्तमान में अभी भी कार्यरत हैं। और एकमात्र महिला थी योजना आयोग की अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन, तो श्रीमती इंदिरा गांधी। उपाध्यक्ष के बारे में हम उस समय बात करें तो प्रथम श्री गुलजारी लाल नंदा थे। उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा जी थे। और बात करें
मोटके सिंह अब्दुल बलिया ये भी थे। और राष्ट्रपति बनने वाले योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी। जब योजना आयोग के बने थे तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी थे। कौन? प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति थे। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगस्त 2014 में समाप्त कर दिया गया था। कब? तो अगस्त 2014 में योजना आयोग को समाप्त करके क्या लाया गया? तो नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो आपसे पूछा जाए तो 1 जनवरी 2015 को इसको नीति आयोग आया। किसके स्थान पर आया था? तो योजना आयोग के स्थान पर आया था। अगर हम बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से है। क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या कार्य है? तो पंचवर्षीय योजना की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से है। स्थापना की बात करें तो स्थापना 6 अगस्त 1952 मंत्रिमंडल की सिफारिश पर हुआ था। 6 अगस्त 1952 को। प्रमुख कार्य क्या होता है? तो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करना। क्या? पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करना। और केंद्र राज्य संघ संबंध में मधुरता। इसका अध्यक्ष के बारे में बात करें हम पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और श्री नरेंद्र मोदी जी। और अगर नोट पॉइंट में यहाँ देखिए लिखा गया है, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने पर स्वतः तो क्या लाया गया? तो पंचवर्षीय योजना आया। तो पंचवर्षीय योजना के बारे में चलिए हम बात करते हैं। पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ रूस से लिया गया है। कहाँ से? तो रसिया से लिया गया है। सोवियत संघ रूस से लिया गया है। और संचालन योजना आयोग के द्वारा किया जाता है। कुल पंचवर्षीय योजना 12 आया है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कुल पंचवर्षीय कितना लागू हुआ? तो 12 हुआ था। कब कब हुआ था इसके भी बारे में बात करने वाले हैं। योजना आयोग में कुल अंतराल 7 वर्ष का था। कुल 7 वर्ष। सबसे असफल योजना अगर पूछे तो कौन रही है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना रही है। इसका सन देखिए कब से रहा है? तो 1967 से 66 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना सबसे असफल योजना थी पंचवर्षीय। और सबसे सफल पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछे तो सबसे पंचवर्षीय सफल योजना 10वीं और 8वीं थी। तो 10वीं का जो है सन याद रखिए 2002 से और थी 10वीं, और 8वीं थी 1992 से 1997। आइए बात करते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो कुल 10 है, इसके भी बारे में देख लेते हैं कब कब हुआ था सन। तो यहाँ पर सन देखना है, आप लोग देख सकते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 यानी 5 वर्षों में इसका योजना चलता था। पहला पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ? तो 1951 से 1956 में। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1956 से 61 चला। और तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1961 से 66 तक चला। लेकिन ये योजना अवकाश दे दिया गया कब? 66 से 3 वर्ष के लिए योजना अवकाश आया था। आपसे पूछे कि कब तीसरी योजना अवकाश कितने वर्ष के लिए था? तो 3 वर्ष के लिए। 66, 67, 68 ये 3 वर्ष के लिए अवकाश दिया गया था। और चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1969 से 1974 तक चला था। ये चौथी पंचवर्षीय थी। और 5वीं पंचवर्षीय योजना कब चली थी? तो 1974 से 78 तक चला था। अगर हम यहीं पर बात करें अनवरत योजना कब से कब चला? तो अनवरत योजना 1978 से 80 तक चला था। ठीक है, 1978 से 80। आइए बात करते हैं 6वीं पंचवर्षीय योजना। 6वीं पंचवर्षीय योजना कब चला? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना का सन 1980 से 85 तक चला। 7वीं पंचवर्षीय योजना तो 1985 से 90 तक। फिर उसके बाद अवकाश योजना चला 2 वर्ष के लिए। कब चला? तो 1990 से 92 तक के लिए यहाँ पर अवकाश योजना चला था। फिर उसके बाद 8वें पंचवर्षीय कब आया? 1992 से 1997 आया। कब? 1992 से 1997। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 वर्ष तक। और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2011 वर्ष तक। और 12वीं 2012 से 2017 तक। फिर 14 में इसको समाप्त ही कर दिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना जब लागू हुआ 2012 से 2 साल चला, उसके बाद समाप्त कर दिया। फिर उसके बाद क्या आया? नीति आयोग। उसके भी बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम एक एक डिटेल में बात कर लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो यहाँ पर पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। जैसा कि आप जानते हैं वृत्ति वर्ष कब होता है? तो 1 अप्रैल से लेकर 31
मार्च तक माना जाता है सालाना। यहाँ पर कहाँ पर बैंकों में, तो यहीं पर भी पंचवर्षीय योजना में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता। तो 1 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुआ और 31 मार्च 1956 तक चला। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यह किस मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेडार और डोमर पर मॉडल पर आधारित था और लक्ष्य इसका क्या था, तो कृषि में विकास करना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य अगर आपसे पूछे एग्जाम में क्या था, तो कृषि का विकास करना था। दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ नागल परियोजना, ब्यास नदी घाटी परियोजना पर यह यहाँ पर हुआ। अमेरिका के सहयोग से सामुदायिक कार्य विकास 20 अक्टूबर 1952 को हुआ। एसबीआई की स्थापना, आपसे पूछे कि किस पंचवर्षीय में एसबीआई की स्थापना किया गया, तो यह प्रथम पंचवर्षीय योजना में और कब किया गया था, 1 जुलाई 1955 में किया गया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का पूरा नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्रथम आम चुनाव लोकसभा कब हुआ था, मई 1952 को। यूजीसी की स्थापना किस पंचवर्षीय में किया गया, तो प्रथम पंचवर्षीय में किया गया। विकास का लक्ष्य इसमें किसमें रखा गया था, कितना रखा गया था, तो 2.1% रखा गया था, लेकिन प्राप्ति कितना हुआ, तो 3.6% का। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना तब सफल रहा जब लक्ष्य रखा गया 2.1 का और प्राप्त कितना हुआ, 3.6, तो यानी 1.5 तो ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पर यह सफल पंचवर्षीय योजना माना जाता है प्रथम। चलिए आइए हम दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना फिर कब से लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चला। मॉडल किस पे था, तो यह मॉडल था पीसी महानोवेलिस मॉडल पर आधारित था। उद्देश्य इसका क्या था, तो उद्देश्य इसका समाज भारत की स्थापना, और प्रथम का उद्देश्य क्या था, तो कृषि में विकास करना। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। 1-2 बार आप इस वीडियो देखेंगे, 3 बार तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। हम तो कहेंगे नोट्स बना लीजिएगा। लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य इसका था औद्योगिक की स्थापना एवं विकास। 3 बड़े उद्योगों की स्थापना किया गया था। आइए बात देख लेते हैं कौन कौन से था। तो दुर्गा इस्पात संयंत्र जो है किया गया था, यह कहाँ पर है, तो यह है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। ब्रिटेन के सहयोग से स्थापना किया गया था। दूसरा है राउर इस्पात संयंत्र, यह कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। जर्मनी के सहयोग से इसको किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में, सोवियत संघ यानी रूस के साथ किया गया था इसका। आइए बात करते हैं जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956। आपसे प्रश्न पूछे कि एलआईसी की स्थापना कब कौन से पंचवर्षीय में और कब किया गया था, तो 1 सितंबर 1956 में किया गया था। यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना था, ठीक है। NAFED की स्थापना 1958 में किया गया था। लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य इसका था 4.5% और प्राप्ति कितना हुआ, तो प्राप्ति हुआ था तो 4.27 प्राप्ति, यानी यह भी सफल रहा लेकिन ज़्यादातर नहीं रहा, लेकिन दूसरा भी पंचवर्षीय सफल माना गया। आइए तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चला। इसका मॉडल किस पे था, तो जॉन सेडी, सुखमय चक्रवर्ती, पीसी महानोवेलिस मॉडल पर यह भी आधारित था। लक्ष्य क्या था इसका, तो कृषि में आत्मनिर्भरता लाना था। अगर 1965 की सूक्ष्म आयोग, 1985 कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, फिर उसके बाद 1964 में सोवियत संघ रूस के सहयोग के बोकारो इस्पात की स्थापना किया गया था। क्या बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था 1964 में। आइए बात करते हैं भारत औद्योगिक विकास यानी IDBI की स्थापना किसमें किया गया था, तो तीसरी पंचवर्षीय में किया गया था। विकास का लक्ष्य इसमें कितना रखा गया था, तो 5.6% रखा गया था। प्राप्ति कितना हुआ, तो 2.8%। यह एक असफल पंचवर्षीय योजना रहा है। क्या असफल माना गया, तीसरी पंचवर्षीय योजना सफल। प्राप्ति कितना था, तो 5.6%, लेकिन और प्राप्ति कितना होता, तो 2.8%। असफल रहा। असफलता के कारण 1962 में भारत, असफलता का कारण आपसे पूछे तीसरी पंचवर्षीय में क्या था, तो 1962 का जो चीन और भारत का युद्ध था, इसी के कारण जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल माना गया। अगर हम बात करें 1965 का भीषण अकाल भी पड़ा था इसी पंचवर्षीय योजना में। फिर उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें। योजना अवकाश कब से कब चला, तो योजना अवकाश चला है 1966 से 69, 3 साल यहाँ पर योजना अवकाश चला। कारण क्या था,
तो कारण यह था 1962 का भारत और चीन का युद्ध हुआ था, 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और 1965 में भीषण अकाल पड़ गया था। इसीलिए 3 वर्ष जो है पंचवर्षीय योजना को अवकाश दिया गया था। चलिए आइए हम बात कर लेते हैं हरित क्रांति की शुरुआत कब किया गया था। तो हरित क्रांति की शुरुआत भी 1966-67 में यह खाद्यान्न के लिए गया था। इसके भी बारे में आगे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए तो आगे हम देखेंगे इसको। चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 1969 को। कब? 1969 से 31 मार्च 1974 को लागू हुआ। मॉडल किस पे था? तो जी आर गॉडगिल पर। किस पर? डी आर गॉडगिल पर आधारित था। यह उद्देश्य क्या था इसका? तो आर्थिक आत्मनिर्भरता था। क्या था? आर्थिक आत्मनिर्भरता था। और यहीं पर लक्ष्य की बात करें तो समाज भारत की स्थापना। क्या? समाज भारत की स्थापना। और इसरो की स्थापना इसी में किया गया था। किसमें? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसमें किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया गया था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रभावी रखा गया था। भारत में श्वेत क्रांति की भी शुरुआत। श्वेत क्रांति मतलब दुग्ध क्रांति किसको माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। सब डिटेल में बात करने वाले हैं, आगे आएगा तो बने रहिएगा वीडियो में। आपका यहाँ से ज़रूर फ़ायदा होगा किसी भी एग्जाम के लिए। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा था। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुआ? इसी में चौथी पंचवर्षीय में हुआ था। तो जटिल लाइसोसिस प्रणाली की शुरुआत, MRTF की स्थापना चौथी पंचवर्षीय में। लक्ष्य क्या था? तो लक्ष्य था 5.77%। और प्राप्ति कितना हुआ? तो 3.3। यह भी एक असफल माना गया था। भारत पाकिस्तान का कारण 1971 में भी था इसी कारण। और फिर उसके बाद अनवरत चला। अनवरत योजना कब से कब चला? तो 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1980 तक लगातार चलने वाली योजना। प्रतिपादक गुरनार मेडल। कौन प्रतिपादक कौन थे? तो गुरनार मेडल जनता पार्टी सरकार, PM मोरारजी देसाई थे उसमें। PM कौन थे? तो PM मोरारजी देसाई थे। आइए पंचवर्षीय बात करते हैं पाँचवीं के बारे में। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक। 1974 से 1979। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भर बल देना था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का उन्मूलन क्या था? तो गरीबी उन्मूलन को आत्मनिर्भरता पर बल देना था। इसके अंतर्गत रोजगार अवसरों का विस्तार किया गया। किसके कारण? तो पाँचवीं पंचवर्षीय के कारण। फिर इस योजना के अंतर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। 20 आपसे प्रश्न पूछे कि 20 सूत्री कार्यक्रम का शुरुआत किस योजना के तहत किया गया? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के कारण शुरुआत किया गया। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट यहाँ कर है इसके अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय में दिया गया था? तो पाँचवीं पंचवर्षीय में दिया गया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से पूछा जाता है। इस योजना के अंतर्गत 1977 से 78 में काम के बदले अनाज भी दिया जाता था। पाँचवीं पंचवर्षीय में काम करवा के इसके बदले अनाज दिया जाता था। कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। आइए चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर छठवीं पंचवर्षीय योजना। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चला था। आगत निर्गत मॉडल बराबर आयात और निर्यात मॉडल था। गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण अप्रैल में 1980 में किया गया था, छठवीं पंचवर्षीय में। और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 की छठवीं पंचवर्षीय में किया गया। और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, एग्जिम बैंक 19 जुलाई 1982। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इसमें किया गया था। एग्जिम का पूरा नाम क्या है? तो इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। यह 1982 में किया गया।
आइए बात करते हैं लक्ष्य के बारे में। प्राप्त करते हैं लक्ष्य कितना था, तो 5.2%। प्राप्ति कितना हुआ, तो 5.8%। यानी सफल पंचवर्षीय योजना छठवीं भी था। छठवें क्या था, तो एक सफल पंचवर्षीय योजना माना गया। फिर आइए बात करते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक। यह किस पर आधारित था, तो जॉन डब्ल्यू मिलर पर आधारित था। रोजगार में वृद्धि एवं जनसंख्या नियंत्रण प्लस उद्देश्य था। नीली क्रांति की शुरुआत किसमें हुआ, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में। जन प्रांतीय क्षेत्र के विकास के लिए इसमें TRIFED 1987 में किया गया। सेबी की शुरुआत 12 अप्रैल 1988 में किया गया। ATM की शुरुआत कब किया गया, तो ATM की शुरुआत जो है इसी पंचवर्षीय में किया गया था। किसमें, सातवीं पंचवर्षीय में। आपसे प्रश्न पूछे कि ATM की शुरुआत किस पंचवर्षीय में हुआ, तो सातवीं पंचवर्षीय में हुआ था। अगर हम बात करें कि सातवीं पंचवर्षीय का लक्ष्य कितना था, तो 5%, और प्राप्ति की कितना था, तो 6% हुआ। यह भी एक सफल पंचवर्षीय माना गया। कौन सा, तो सातवीं पंचवर्षीय एक सफल योजना माना गया। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर लिखा गया है योजना अवकाश फिरा गया। भुगतान संतुलन की स्थापना आयात निर्यात के लिए। आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 चला। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से 1997 तक चला। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर मानव संसाधन का विकास करना। NSF की स्थापना करना। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना 1992 में। राष्ट्रीय महिला कोष का गठन 1993। प्रधानतम श्री रोजगार योजना की शुरुआत किया गया। लक्ष्य 5.6%, प्राप्ति 6.8%। सबसे सफल पंचवर्षीय योजना यही माना गया। कौन सा, आठवीं पंचवर्षीय योजना। फिर उसके बाद 10वीं भी माना गया था। चलिए आइए बात करते हैं नवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। नवीं पंचवर्षीय योजना कब किया गया, तो 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चला। कब, 1 अप्रैल 1997 से 2002 तक। भावपूर्ण वितरण प्रणाली का विकास करना। लक्ष्य 6.5%, प्राप्ति 5.4। असफल योजना माना गया। भारत और पाकिस्तान का युद्ध था उस समय। आइए 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर लेते हैं। 10वीं पंचवर्षीय 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चला। गरीबी और बेरोजगारी को दूर करके आने वाले 10 वर्षों में ठीक है 2002। अगर हम प्राप्ति की प्रति व्यक्ति आय की दोगुना करना था। किसमें, 10वीं पंचवर्षीय में। उपयोग और उत्पादन को बढ़ाना था। नरेगा की शुरुआत, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि नरेगा की शुरुआत किस पंचवर्षीय में किया गया, तो 10वीं पंचवर्षीय में किया गया। कौन से, 10वीं पंचवर्षीय में। 2 फरवरी 2006 को। हॉर्टिकल्चर मिशन 2004-05 से बागवानी को बढ़ावा देना था। अगर हम बात करें 10वीं पंचवर्षीय की योजना की लक्ष्य कितना था, तो 8% था। कितना, 8%। और प्राप्ति कितना हुआ था, तो प्राप्ति हुआ था तो 7.6%, यानी सफल योजना माना गया। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं 11वें पंचवर्षीय योजना के बारे में। 11वें पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक। विकास की उपलब्धियों को तीव्र गति से बढ़ावा प्राप्त करना। प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा इसमें किया गया। नरेगा को मनरेगा किया गया। आपसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा कि नरेगा नाम को मनरेगा कब किया गया था, तो 11वें पंचवर्षीय में 20 अक्टूबर 2009 को किया गया। कब, 20 अक्टूबर 2009 पर 11वें पंचवर्षीय योजना था। और लागू कब हुआ था नरेगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 2 फरवरी 2006 में। ठीक है, नाम चेंज किया गया 2009 में। आइए बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक लागू था, लेकिन 2014 में इसे समाप्त कर दिया गया। अगर हम बात करें यहाँ पर पॉइंट के बारे में, तो यह एक आखिरी पंचवर्षीय योजना था। 12वीं पंचवर्षीय एक आखिरी पंचवर्षीय योजना था। विकास का लक्ष्य 8% था, लेकिन प्राप्ति कितना हुआ, 6.9%। कृषि का विकास 4%, उद्योग का विकास 10%। जब पंचवर्षीय योजना समाप्त हुआ तो उसके बाद क्या आया गया, इसके 14 में समाप्त कर दिया गया था। तो उसके जगह पर क्या आया, तो नीति आयोग। नीति आयोग लाने वाले कौन थे, तो नीति आयोग लाने वाले हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी थे। नीति कमीशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया इसका पूरा नाम है। भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन
संस्थान स्थापना की बात करें तो 1 जुलाई सन 2015 को योजना आयोग के स्थान पर इसको लाया गया था। किसके योजना आयोग के स्थान पर? सरकार के के थिंक मंथ पर यानी विचार मंथन पर यह आया था। सरकार के विचार मंथन पर यह नीति आयोग आया था। चलिए फैक्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर यह एक सरकार के साथ साथ राज्यों सरकारों को भी परामर्श से सहकारी संवाद को बढ़ावा, केंद्र और राज्य के बीच आपसी तालमेल, संसाधनों को उचित प्रबंधन, कर्मों का मूल्यांकन etc ये सब के लिए भी आया था इसका। नीति आयोग की स्थापना के बारे में बात करें। नीति आयोग की संस्थापना अध्यक्ष कौन है? तो पीएम यानी प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के? तो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रथम एवं वर्तमान कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। पीएम कौन है? प्रथम पूछे तो भी मोदी जी थे और वर्तमान में भी मोदी जी ही हैं। उपाध्यक्ष के बारे में बात करें तो प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। कौन? अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग के अध्यक्ष सुमन कुमार बेरी हैं। सीईओ के बारे में बात करें तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी। प्रथम एस सुललर। दूसरा कौन थे? तो अमिताभ कांत थे। तीसरा परमेश्वर अय्यर थे। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है बी राव सुब्रमण्यम। कौन से हैं? बी राव सुब्रमण्यम। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो बी राव सुब्रमण्यम है वर्तमान में। प्रथम के बारे में बात करें तो प्रथम थे एस सुलर। चलिए आइए आगे पॉइंट पर बात करते हैं। अब टैक्स के बारे में बात करते हैं। सभी लोग आप सामान खरीदते होंगे, सभी को पता होगा, टैक्स नहीं पता होगा। तो आज जान लेते हैं इसमें टैक्स किसे कहते हैं और कैसे हमें अप्रत्यक्ष टैक्स किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष टैक्स किसे कहते हैं, तो सभी बारे में बात करने वाले हैं। टैक्स एक प्रकार का हमारा कर है। कर कौन लेता है? तो इसके बारे में बात करते हैं। कर सरकार के आय का स्रोत होता है। जो हम लोग से टैक्स लेते हैं वही उसका आय होता है सरकार का। एक अनिवार्य भुगतान है जो बिना किसी की प्रतिफल के व्यक्ति एवं व्यक्तिगत समूहों द्वारा सरकार का अदा किया जाता है, उसे ही हम टैक्स कहते हैं। कर दो प्रकार के होते हैं। कौन से? तो एक प्रत्यक्ष कर यानी जो दिखाई देता है, जो जिससे हमको बता कर लिया जाता है, और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं। तो प्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं जिसके ऊपर लगाया जाए। प्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं जिसके ऊपर लगाया जाए, उसी से वसूला जाए। जैसे आयकर, निगम कर और उपहार कर, पथ कर आदि। जो जिसको लगाया जाए इसमें हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। और अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? यह कर जिसके ऊपर लगाया जाए, उससे न वसूल कर अन्य लोगों से वसूला जाए। जैसे जीएसटी, बीएटी, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, यह सब जो है कैसा है? अप्रत्यक्ष शुल्क होता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आयकर, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किसे कहते हैं इसके भी बारे में जानते हैं। प्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है? तो इनकम टैक्स जो है केंद्र सरकार यानी केंद्र और राज्य के बारे में बात करने वाले हैं। तो इनकम टैक्स कौन लेता है? तो केंद्र सरकार लेता है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। आइए, यह लोगों के वार्षिक आय पर लिया जाने वाला कर होता है। यह वार्षिक आय पर लिया जाता है। केंद्र सरकार जो है वार्षिक आय पर टैक्स लेता है। अलग अलग आय समूहों पर आयकर की दूसरी अलग अलग होती है। 2023-24 के बजट में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्ति को आयकर से छूट प्रदान की गई थी। जिसका 7 लाख से कम इनकम है उसको जो है छूट दिया गया था। आइए 3 लाख रुपए से देखते हैं। यहाँ पर जिसके पास 3 लाख के कोई कमाई कर नहीं है, 3 लाख तक रुपए के लिए कोई कर नहीं देना होता है। ठीक है, जो 3 लाख मंथली कमाते होंगे या 3 लाख, उसको जो है टैक्स नहीं देना होता है। 3 लाख से 6 लाख तक जो है 5% टैक्स देना होता है। ठीक है, अगर आपका 3 लाख, ये जो है 2023-24 के आंकड़े बजट के अनुसार बढ़ाया गया है, उसके हम डाटा दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर 3 लाख से जो है 6 लाख पर 5% का टैक्स देना होता है सरकार को। 6 लाख से 9 लाख तक को 10% टैक्स देना होगा। अगर आपका इनकम 6 लाख से महीने में और 9 लाख तक है तो आपको 10% टैक्स देना होता है। फिर 9 लाख से अगर 12 लाख है तो 15% टैक्स देना होगा भारत सरकार को। फिर उसके बाद 12 लाख से 15 लाख है तो 20% टैक्स देना होगा। और 15 लाख से ज़्यादा है तो 30% जो है आपको टैक्स देना होगा। 7 लाख से ज़्यादा होने पर
टैक्स देना होगा। अगर 7 लाख से कम है तो नहीं देना होगा आपका इनकम। चलिए आइए बात करते हैं निगम कर के बारे में। निगम कर प्रत्यक्ष कर होता है। निगम कर कैसा होता है? तो प्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। केंद्र सरकार निगम कर भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। भारत में कार्यरत सभी भारतीय विदेशी कंपनियों को वार्षिक संपूर्ण लाभ का 22% होता है, ठीक है। कितना? 22%। अब बात करते हैं उपहार कर। उपहार कर भी एक क्या है? तो उपहार कर भी एक हमारा जो है प्रत्यक्ष कर है। गिफ्ट टैक्स यानी केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। उपहार कर भी केंद्र सरकार द्वारा। रुपये कितना होता है? 50,000 से अधिक प्राप्त होने वाले उपहार को उपहार न मानकर आय माना जाता है। अगर हम किसी को उपहार जैसे मिल रहा है 50,000 से अधिक प्राप्त होने वाले उपहार को, तो उपहार न मानकर हम क्या मानते हैं? तो उसको आय के अनुसार जो कर लिया जाता है उसे ही उपहार कर कहते हैं, ठीक है। उसे ही उपहार कर कहते हैं। चलिए आइए बात करते हैं पूंजी लाभ कर के बारे में। यह एक प्रत्यक्ष कर है। क्या है? यह एक प्रत्यक्ष कर है जो केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। ऐसी संपत्ति जिस पर लाभ अर्जित किया जाता है उसके लाभ पर दिए जाने वाले को पूंजी लाभ कर कहते हैं। जैसे शेयर बाजार, रियल इस्टेट, ये सब क्या है हमारा? तो पूंजी बाजार है। आइए बात करते हैं पथ कर यानी टैक्स टूल टैक्स यानी पथ कर। टूल टैक्स आप नाम सुने होंगे, जानते भी हैं, जहाँ पर गाड़ियों का टैक्स लिया जाता है। चलिए यह कर राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पथ कर किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। यह कर नवनिर्मित सड़क मार्ग या सेतु से गुजरने वाले वाहनों से लिया जाता है। यह भार के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे अगर आपने उस भार के आधार पर इस टोल टैक्स का निर्भर होता है। छोटी गाड़ी का उसी हिसाब से टैक्स लगेगा। बड़ी गाड़ी जैसे ट्रक हो गया, ट्रेलर हो गया, ये सब का कर अधिक लगेगा। भार के अनुसार जो है टैक्स लिया जाता है पथ कर। अलग अलग मार्गों पर जो है अलग अलग कर देने होते हैं, ठीक है। अलग अलग इसके दरें होते हैं। जैसे अगर आप कौन से हाईवे पे जा रहे हैं, नेशनल हाईवे है या फिर सिटी हाईवे है, ये सब के अनुसार जो है उस पर पथ देना होता है का टैक्स। भू राजस्व कर किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह भी एक राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर है। यह किसानों से उनके भूमि जोतों के अनुसार लिया जाता है। यह कर हर राज्य में अलग अलग होता है। भू राजस्व कर हर राज्य में अलग अलग होता है अपने राज्य के अनुसार। यह किसानों को भू लेख के अनुसार जो है लिया जाता है। आइए बात करते हैं अब अप्रत्यक्ष के बारे में। अप्रत्यक्ष कर जैसे क्या होता है? जीएसटी आप नाम सुने हैं बहुत। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर इसका हिंदी नाम है। जीएसटीसी का नाम पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स है और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? वस्तु एवं सेवा कर। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है हिंदी में भी, वस्तु एवं सेवा कर। गुड्स का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस जीएसटीसी। अप्रत्यक्ष कर होता है। जीएसटीसी क्या होता है? तो एक अप्रत्यक्ष कर या बहुचरणीय कर। प्रारंभ फ्रांस से हुआ था। कहाँ से? जीएसटीसी का प्रारंभ क्या होता है? तो यह फ्रांस से होता है। सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर के समिति पर। किसके? विजय केलकर के समिति पर हुआ था। और अगर हम बात करें किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 269A के तहत आता है। क्या? जीएसटी 122वां संशोधन विधेयक में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है इसमें लागू हुआ। और यहाँ पर हम बात करते हैं जीएसटी के बारे में, तो राज्यसभा में कब लागू हुआ? 3 अगस्त 2016 को। लोकसभा में कब लागू हुआ? तो 8 अगस्त 2016 को। राष्ट्रपति 8 सितंबर 2016 को। लेकिन भारत में लागू कब हुआ? तो भारत में लागू 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। पहला राज्य आपसे पूछे किस राज्य में जीएसटी प्रथम लागू हुआ था? तो असम में या तेलंगाना। असम दिया रहे तो असम, अगर ऑप्शन में तेलंगाना असम न दिया रहे तब तेलंगाना पे दिया जाएगा। अंतिम राज्य पूछे तो अंतिम राज्य जो है जम्मू एंड कश्मीर। तब जम्मू कश्मीर जो है शामिल नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पर अंतिम राज्य माना जाता है जम्मू कश्मीर। जीएसटी का मॉडल किस पे था? तो कनाडा देश से लिया गया था, कनाडा देश पर। जीएसटीसी प्रारूप समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता। कौन? असीम दास गुप्ता जी हैं। चलिए आइए बात करते हैं जीएसटी की दरें।
GSTC 0% से 0.25%, 3%, 5%, 2%, 12%, 18%, 28%, अलग अलग रत्न पर जो है देना होता है। यह सब GST कहाँ अधिकतम कितना है तो 28% तक दिया जाता है, 0% से लेकर 28% तक। GST के प्रकार की बात करते हैं। GST के जो है कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर देखिए 4 प्रकार के बताया गया है। तो पहला CGST, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। SGST, राज्य वस्तु एवं सेवा कर। फिर उसके बाद UT, केंद्र शासित एवं वस्तु एवं सेवा कर। संयुक्त वस्तु सेवा कर, यानी GST की देख रेख कौन करता है तो 269 आर्टिकल 269 के तहत आता है। और GSTC परिषद 33 सदस्य के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। GSTC के अध्यक्ष कौन होते हैं तो वित्त मंत्री। इस समय कौन है तो निर्मला सीतारमण जी हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली में है GST का। आइए बात करते हैं अब औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। औद्योगिक नीति, सार्वजनिक कंपनी और EPZ यानी SEZ। तो सार्वजनिक कंपनी जो है 3 है, कौन कौन से है तो महारत्न कंपनी है और नवरत्न कंपनी है और मिनी रत्न कंपनी है। ये 3 जो है सार्वजनिक कंपनी अभी तक चल रहे हैं। तो आइए बात करते हैं औद्योगिक नीति। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, यानी औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। औद्योगिक के विकास के लिए बनाई जाने वाली नीति औद्योगिक नीति कहते हैं। औद्योगिक नीति देखिए, औद्योगिक नीति 1948, 1956, 1969, 1973 और 1977, 1980, 1985, 1991। नई औद्योगिक नीति आर्थिक नीति। ठीक है, आइए औद्योगिक नीति 1948 के बारे में देखते हैं। 1900 देखिए यहाँ पर दिया गया है कितना, 1948, 1956, 1969, 73, 77, 1980, 1985, 1981। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे 1948 से, सभी की डिटेल्स बात करते हैं। आइए चलिए, औद्योगिक नीति 1948 के बारे में बात करते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति। प्रतिपादक श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उद्योगों को 4 विभाजित किया गया है। उद्योगों को 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और मिश्रित क्षेत्र और फिर संयुक्त क्षेत्र। सार्वजनिक, निजी, मिश्रित, संयुक्त। चलिए आइए बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र 1956 के बारे में। प्रतिपादक पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा PC महानवोलिस पर आधारित था। उद्देश्य विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर भारी उद्योगों की स्थापना किया। इसमें 4 स्थापित हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से, जिसके बारे में हमने बात कर लिया, पश्चिम बंगाल में खोला गया है। और राउरकेला जो है जर्मनी के सहयोग से खोला गया, उड़ीसा में राउरकेला। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है सोवियत संघ के द्वारा छत्तीसगढ़ में खोला गया है। बोकारो सोवियत संघ में खोला गया है, झारखंड में। चलिए आइए बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र 1969। जटिल लाइसेंसी प्रणाली की शुरुआत किया गया। इसे MRTP एक्ट के नाम से जानते हैं। सीमा 25 करोड़ निर्धारित। कितना 25 करोड़ रुपए निर्धारित। औद्योगिक क्षेत्र 1973 के बारे में देखते हैं। इसके अंतर्गत कार इंडेंसिटी मूल राशि की शुरुआत किया गया था, जो अन्य उद्योगों की स्थापना में सहायक। इसमें 8 हैं। कच्चा तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, विद्युत, लौह इस्पात और सीमेंट उर्वरक। ये 8 माने जाते हैं किसमें तो 1973 औद्योगिक नीति में। आइए औद्योगिक नीति 1977 मानते हैं। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए नया विभाग बनाया गया। MSME के विकास के लिए DIC की स्थापना के लिए। चलिए आइए बात करते हैं औद्योगिक नीति 1980। औद्योगिक नीति 1980 बात करते हैं। MRTP सीमा शुल्क 25 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया गया था। किसमें तो 1980 में 25 करोड़ जहां था वहां पर बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया गया। औद्योगिक नीति 1985। MRTP सीमा शुल्क 50 करोड़ से 100 करोड़ कर दिए गए। कब 1985 में, 5 साल में देखिए 50 करोड़ रुपए बढ़ गए। फिर उसके बाद औद्योगिक नीति 1991 यानी भुगतान संतुलन की समस्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयात और निर्यात पर होने लगा। आयात PM और PB नरसिम्हा राव थे। PM और PB कौन थे तो PB नरसिम्हा राव थे। वित्त मंत्री कौन थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे 1991 में। और बात करें MRTP की
संपत्ति जटिल कितना था, तो लाइसेंसी प्रणाली समाप्त हो गया था उस समय। आइए दूसरा बात करते हैं सार्वजनिक कंपनी के बारे में। दूसरा कौन था? सार्वजनिक सरकारी कंपनी। सरकार की हिस्सेदारी 51% से ज़्यादा हो और प्रमुख समूह महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न, ये 3 कंपनी थे। तो अब ये महारत्न कंपनी के बारे में देखते हैं। सबसे बड़े सार्वजनिक कंपनी की बात करें तो समूह जो है महारत्न कंपनी। वर्तमान में 12 कंपनी है। पात्रता कारोबार जो है 25,000 करोड़ से कम होना चाहिए। 25,000 करोड़ से कम होना चाहिए। पूंजी कितना होना चाहिए? तो 15,000 करोड़ से कम होना चाहिए। शुद्ध लाभ कितना होना चाहिए? तो 5,000 करोड़ होना चाहिए। पिछले 3 वर्ष का ये औसत इतना डाटा होना चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं वर्तमान में महारत्न कंपनी कौन कौन से हैं। वर्तमान में कौन कौन से हैं महारत्न कंपनी? NTPC, ONGC, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बस खाली आप नाम जानते रहिए, जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपको बता देंगे। IOCL, फिर इसके बाद SAIL, फिर उसके बाद देखिए 5वां कौन है? CIL 2011, BHEL और GAIL 2013 में। और फिर उसके बाद 2017 में कौन सा खुला? तो BPCC, फिर उसके बाद HPCL, फिर उसके बाद PGCIL, फिर उसके बाद PFC 2021 में, और 2022 में REC। यह तो कुल कंपनी थी। अब नवरत्न कंपनी देखते हैं। नवरत्न कंपनी यह दूसरी सबसे बड़ी सार्वजनिक कंपनी मानी जाती है। पात्रता कारोबार पूंजी और शुद्ध लाभ 15,000 करोड़ इसमें होना चाहिए, 5,000 करोड़ होना चाहिए और 2,000 करोड़। पिछले 3 वर्ष का औसत यह भी है। महारत्न कंपनी 12 हैं। कौन कौन से? वर्तमान में महारत्न कंपनी कितने हैं? तो 12 हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, नेशनल एल्युमिनियम लिमिटेड है, और NLC इंडिया लिमिटेड है, आयल इंडिया लिमिटेड है, और महानगर टेलीफोन लिमिटेड है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, नेशनल बिल्डिंग कंसर्न लिमिटेड है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट जो है यह लिमिटेड है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यह भी एक लिमिटेड कंपनी है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यह भी लिमिटेड कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉक्स यह भी एक लिमिटेड है। अब मिनी रत्न कंपनी के बारे में जानते हैं। तीसरी सबसे बड़ा समूह मिनी रत्न श्रेणी जो है 64 कंपनी, मिनी रत्न श्रेणी 12 कंपनी। आइए EPG एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, जहां वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात करने योग्य तैयार किया जाता है। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1964 से 65 में कहाँ पर? कंडाला गुजरात में माना गया। ESEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है कौन सा माना गया? यह विशेष क्षेत्र जहां वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन निर्यात करने के लिए विशेष के उद्देश्य से लिए किया जाता है। शुरुआत सन 2000 में हुआ था। अवमूल्यन जब जानबूझकर मुद्रा की कीमत में कम किया जाए। सरकार द्वारा, केंद्रीय बैंक द्वारा। भारत में 3 बार अवमूल्यन हुआ, 1949 में, 1966 में, 1991 में। 1 जुलाई से 3 जुलाई को। निवेश के बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है लिखा गया है, भविष्य में लाभ कमाने की इच्छा से लगाई जाने वाली पूंजी। घरेलू निवेश, अपने ही देश में किया जाने वाला निवेश। विदेश निवेश विदेश में किया जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI, किसी कंपनी में 10% से अधिक निवेश। विदेश पोर्टफोलियो निवेश FDI, 10% से कम निवेश। आइए बात करते हैं अब कृषि क्षेत्र के बारे में। कृषि क्षेत्र, कृषि का महत्व, कृषि क्रांति, कृषि तकनीकी, कृषि के प्रकार, न्यूनतम समर्थन मूल्य NAFED और TRIFED, इसके बारे में हम इतने के बारे में बात करें। कृषि का महत्व, कृषि की क्रांति। तो चलिए कृषि का महत्व देखते हैं। कृषि क्यों आया, कृषि का कार्य क्या है, इसके भी बारे में। खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए कृषि का महत्व क्या है? तो खाद्यान्न आपूर्ति के लिए रोजगार भी देता है
अर्थव्यवस्था में योगदान भी देता है, उद्योग हेतु कच्चा माल प्रदान करता है, व्यापार में योगदान देता है, गरीबी निवारण करता है। ईटीसी की ऋषि का कार्य ही बहुत सारे कुछ है, भोजन भी देता है एक तरह से मानिए। अब आइए कृषि क्रांति के बारे में जानते हैं। कृषि क्रांति इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, यूपी टेट में भी पूछा गया है कई बार यहाँ से। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति जो है उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन से है। यहाँ पर एक कृषि क्रांति और दूसरे साइड लिखा है, एक साइड क्रांति लिखा है, दूसरे साइड उत्पादन लिखा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किससे कौन संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। काली क्रांति पेट्रोलियम क्रांति से उत्पादन है। पीली क्रांति तिलहन से है। स्वर्ण या सुनहरी क्रांति जो है फल या तथा शहद से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे है? तो प्याज तथा झींगा से। स्वर्ण रेखा किससे संबंधित है? जूट या पटसन से। रजत जो है अंडा से है। किससे? रजत अंडा से संबंधित है। आइए बात करते हैं यहाँ पर गोल क्रांति किससे है? तो गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति जो है टमाटर उत्पादन से टमाटर या मांस से संबंधित है लाल क्रांति। और भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक क्रांति से संबंधित है। धूसर क्रांति सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला से है। सेफ्रॉन क्रांति क्रेशर से है। और हरा सोना बांस से है। हरा सोना क्रांति किससे? बांस उत्पादन से माना जाता है। सूर्योदय किससे माना जाता है? इलेक्ट्रा डिनोड उपयोग से माना जाता है। और सदाबहार से जैविक कृषि। और इंद्रजलीधन क्या माना जाता है? तो यहाँ पर लिखा गया है सभी क्षेत्रों के विकास के लिए माना जाता है। इंद्रधनुषी, ठीक है, इंद्रधनुषी। आइए हरित क्रांति के बारे में जानते हैं। हरित क्रांति किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? तो विलियम गार्ड ने किया था। किसने? विलियम गार्ड। और जनक किसे माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है। शुरुआत कहाँ से तो हुआ था? तो 1960 में यूएसए में। कहाँ पर? मैक्सिको में हुआ था। मैक्सिको में। यूएसए जो है संयुक्त राज्य अमेरिका माना जाता है। तो उस हरित क्रांति की शुरुआत जो है यूएसए से हुआ था। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966 में हुआ था। 60 में जो है यूएसए में हुआ था और 66 में और 67 में भारत में हुआ था। जनक अगर हम बात करें तो भारत में कहाँ पर किसने किया था? एम.एस. स्वामीनाथन। और यहीं पर वहाँ पर अमेरिका में माना जाए वहाँ का जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग है। क्या? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। मैक्सिको से गेहूं की उन्नतशील बीज के लिए जो है लाया गया था। कहाँ से? अमेरिका से। तो और यहाँ पर प्रथम चरण प्रयोग माने तो 1967 से 78 तक माना गया था। भारत में सबसे पहले कहाँ देखने को मिला था? किस राज्य में? भारत में। तो हरियाणा में मिला था, पंजाब में मिला था और उत्तर प्रदेश में। किस बीज के लिए मिला था? तो गेहूं के उत्पादन में। ठीक है, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। श्वेत क्रांति के बारे में बात करते हैं। श्वेत क्रांति का अन्य नाम क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। श्वेत क्रांति यानी दुग्ध उत्पादन से है। शुरुआत कहाँ हुआ था? तो 1970 से माना जाता है। जनक वर्जिज कुरियन को माना जाता है। अगर हम श्वेत क्रांति के जनक यानी दुग्ध क्रांति के जनक माने तो किसको माने? तो श्वेत क्रांति के जनक वर्जिज कुरियन माने जाते हैं। ऑपरेशन फ्लड सेकंड माने दूध उपरती। और अगर हम बात करें कि दुग्ध उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर देश कौन सा है कंट्री? तो अपना इंडिया है, याद रखिएगा। कृषि तकनीकी के बारे में बात करते हैं। एरोपोनिक्स, हवा में खेती करना। यह कहाँ? एरोपोनिक्स कहाँ पर खेती किया जाता है? तो हवा में खेती की जाता है। यह अभी कहाँ चल रहा है? तो जापान में चलता है। कहाँ पर? जापान में। हाइड्रोयोनिक्स कहाँ चलता है? तो जल में खेती करना, जैसे सिंघाड़ा। हाइड्रोयोनिक्स खेती कहाँ होता है? तो जल में होने वाले खेती को हम क्या कहते हैं? तो हाइड्रोयोनिक्स कहते हैं सिंघाड़े के लिए। जैसे हर्टिकल्चर किसे कहते हैं? तो बागवानी के लिए। हर्टिकल्चर बागवानी के लिए प्रसिद्ध है। और एपीकल्चर किसे कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन के लिए। यहाँ से सीटेट में भी प्रश्न बनते हैं। एपीकल्चर किससे होता है? तो सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है, मधुमक्खी पालन से। वर्टिकल्चर जो है अंगूर की खेती के लिए माना जाता है। वर्टिकल्चर जो है अंगूर की खेती के लिए माना जाता है। और पीसी कल्चर जो है किसके लिए माना जाता है? तो मत्स्य पालन के लिए होता है। और योमी कल्चर किससे होता है? तो फल से होता है। फ्लोरिकल्चर जो होता है फूलों से संबंधित होता है। और ओले ओलेरी कल्चर किससे होता है? तो सब्जियों से उत्पादन से संबंधित है। सब्जियों के उत्पादन से ओरियो कल्चर है। और वर्मी कल्चर जो होता है केचुआ उत्पादन से होता है। रेशम कल्चर जो होता है वह रेशम उत्पादन से ही कल्चर होता है, सेरीकल्चर।
आइए बात करते हैं मोरी कल्चर। मोरी कल्चर उत्पादन हेतु शहतूत उत्पादन से होता है। मोरी कल्चर किस उत्पादन से होता है? तो रेशम उत्पादन या शहतूत उत्पादन से होता है। अब आइए कृषि के प्रकार जानते हैं, टाइप्स ऑफ कृषि। तो खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल, निर्वाह कृषि, नगदी फसल, नगदी या वाणिज्यिक मिश्रित कृषि और जैविक कृषि, झूम खेती या स्थानांतरित खेती, सहकारी कृषि और अनुबंधन कृषि, बागवानी कृषि, चक्री कृषि। ये 10-12 प्रकार के हैं जिसके बारे में हम आइए डिटेल से बात कर लेते हैं। खरीफ की फसल कब माना जाता है? तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न देखने को मिला था, बीपीएससी में भी पूछा गया था कि जून जुलाई में कौन सी खेती बोया जाता है? तो खरीफ की फसल माना जाता है। खरीफ जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट दिया जाता है। जैसे धान, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, सूरजमुखी, अरहर, गन्ना, तंबाकू, ये सब जो होता है खरीफ का फसल माना जाता है। अक्टूबर जुलाई से लेकर जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। यह खरीफ की फसल। और रबी की फसल के बारे में बात करें तो रबी की फसल होता है अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है। कब? अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है और मार्च और अप्रैल में काट लिया जाता है। मार्च और अप्रैल में काट लिया जाता है। जैसे गेहूँ, जौ, आलू, चना, मटर, मसूर, सरसों, लहसुन, तीसी, प्याज आदि जो है यह किसके? रबी के फसल माने जाते हैं। अक्टूबर और नवंबर में बोए जाने वाले जितने भी फसल होते हैं रबी की फसल माने जाते हैं। जायद की फसल के बारे में बात करें तो फरवरी मार्च तक बोया जाता है। फरवरी मार्च तक बोया जाता है और जून जुलाई तक काट दिया जाता है। जैसे ककड़ी, खीरा, सभी मौसमी फल एवं सब्जियां, तरबूज आदि जो होते हैं यह जायद की फसल में आते हैं। ठीक है। आइए निर्वाह कृषि के बारे में बात करते हैं। निर्वाह कृषि ऐसी कृषि जो जीवन जीने के लिए निर्वहन करना हो, जैसे धान, गेहूँ, जौ, बाजरा, सरसों, मटर, मसूर, अलसी इत्यादि। तो निर्वाह कृषि के माना जाता है किसमें? तो जो जीवन जीने के लिए किया जाता है, यह कभी भी बोया जा सकता है। फिर आइए नगदी फसल के या वाणिज्यिक व्यापारिक कृषि के बारे में बात करते हैं, जिसका उद्देश्य बेचकर धन कमाना होता है। नगदी फसल किसका होता है? तो जिसका उद्देश्य क्या होता है? तो उस सब फसल को बेचकर सीधा सीधा धन कमाने का मतलब। इसमें क्या क्या आता है? गन्ना होता है, चाय होता है, कहवा होता है, तंबाकू, केला, पीपरमेंट, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, अफीम, केसर, फूलों की खेती, पान इत्यादि, ये सब जो होते हैं नगदी फसल होते हैं। आइए मिश्रित कृषि के बारे में जान लेते हैं। मिश्रित कृषि, जब कृषि पशुपालन और दोनों एक साथ किए जाए तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं। जैसे कोई कुछ भेड़, बकरी ये सब पालते हैं और मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन जिसे बोलते हैं, जिसमें रासायनिक उर्वरकों के अनुसार जैविक खाद, गोबर का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण के अनुकूलन माना जाता है यह। ठीक है। जैविक खेती 2016 में 75,000 हेक्टेयर भूमि पर सिक्किम में राज्य में खेती किया गया था। आइए झूम खेती के बारे में बात करते हैं। यहाँ से यूपी टेट और सी टेट में प्रश्न बनते हैं। तो यह मानव सभ्य की सबसे पहली कृषि माना जाता है। झूम खेती में क्या किया जाता है? जब एक बार खेती किया जाता है, उस फल को काटने के बाद वैसे ही पौधे को जला दिया जाता है, फिर उसके बाद वैसे उसको सुखाकर खेत जोत कर वैसे करते हैं। इसी को झूम या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। सी टेट पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे अच्छे से। चलिए आइए बात करते हैं यहाँ पर सहकारी कृषि के बारे में। सहकारी कृषि वह होता है जब एक बड़े विस्तृत क्षेत्र में कई किसान आपस में मिलकर एक ही प्रकार की बीज बोते या खेती करते हैं, तो ऐसे सहकारी कृषि कहते हैं। सहकारी कृषि किसे कहते हैं? जब एक बड़े विस्तृत क्षेत्र में, यानी बड़े क्षेत्र में किसान आपस में मिलकर 2, 4, 6, 8, 10 जितने भी मिलकर एक ही प्रकार के बीज बोते हैं तो उसे सहकारी क्षेत्र कहते हैं, कृषि कहते हैं। ठीक है। आइए बात करते हैं अनुबंधन कृषि के बारे में। फसल बोने से पहले होता है। यह वाणिज्यिक कंपनी और किसानों के बीच होता है। अनुबंधन कृषि किसे कहते हैं? जैसे कोई कंपनी उनको दे दे कि ये चीज़ करिए, वो चीज़ करिए, इसी को बोलते हैं अनुबंधन कृषि। बागवानी कृषि, जैसे चाय, कहवा, फल फूल, मसाला उत्पादन इत्यादि जो होते हैं ये बागवानी कृषि में आएगा। और चक्री कृषि क्या होता है? तो अदल बदल कर की जाने वाली खेती जो है चक्री कृषि। ठीक है। चक्री कृषि किसे कहते हैं? तो चक्री कृषि अदल बदल कर की जाने वाली कृषि को चक्री कृषि कहते हैं। आइए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, यह देख चलिए बात करते हैं। यहाँ पर वह न्यूनतम मूल्य जिस पर कृषि उत्पादनों को खरीदने के लिए हमें हमेशा तैयार रहता है। शुरुआत में जो है कब हुआ था? 1966 में गेहूं के फसलों का अनुमोदन
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 1 जनवरी 1965 को हुआ था। और घोषणा कौन करता है? तो कृषि एवं सहकारिता विभाग। वर्ष में 2 बार खरीफ की फसल और रबी के फसल के पहले वर्तमान में 22 कृषि उत्पादनों के लिए होता है। चलिए आइए बात करते हैं गरीबी एवं बेरोजगारी। गरीबी किसे कहते हैं और बेरोजगारी किसे कहते हैं? जैसे एक तरह से अभी देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पर, जितने भी टेट सुपर टेट सी टेट पास हैं वो सुपर टेट के इंतजार में बैठे हैं, वही हैं बेरोजगार। और जो काम करना चाहता हो उसे काम न मिले, वही बेरोजगार कहलाता है। आइए बात करते हैं वह व्यक्ति जो व्यक्तियों का समूह उन मूलभूत आवश्यकता से वंचित, भोजन, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, शुद्ध पेयजल, ईंधन से वंचित हो यानी न मिल रहा हो, वही गरीब कहलाता है। टाइप देखते हैं, गरीबी के टाइप देखते हैं। सापेक्ष गरीबी या तुलनात्मक गरीबी, आय समानता के कारण। दूसरा क्या होता है? निरपेक्ष गरीबी, वास्तविक गरीबी, मूलभूत आवश्यकता से वंचित। अब गरीबी का कारण क्या होता है यह जान लीजिए। गरीबी के कारण अत्यधिक जनसंख्या का नियंत्रण न करना, जनसंख्या की तुलना पर राष्ट्रीय आय कम हो जाना, बेरोजगारी जैसे अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, अशिक्षित लोग होते हैं तो बेरोजगारी बढ़ेगा, और बेरोजगारी बढ़ेगा तो गरीबी होगा। आय की समान वितरण, सामाजिक रूढ़ियाँ की या क्रूरता के कारण जो है गरीबी के कारण है। और गरीबी के कारण का निवारण का उपाय जानते हैं यहाँ पर। जनसंख्या अगर नियंत्रण करेंगे तो यहाँ पर जब कम लोग होंगे तो बेरोजगार नहीं रहेंगे, रोजगार मिलेगा तो रोजगार मिलेंगे तो गरीब रहने का कोई चांस नहीं रहेगा। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा जब कम लोग रहेंगे। और तकनीक शिक्षा का विकास करना, अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो कहीं भी काम या अच्छे से करेंगे तो मिलेगा। फिर उसके बाद रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना, नए नए तकनीक ढूंढकर उसको रोजगार में प्राप्त करना जो है गरीब का निवारण है। आप आय का जो है समान वितरण, समाज में नवजागरण की प्रेरित करना, समाज में नवजागरण प्रेरित करना होता है। गरीबी मापन से संबंधित समितियां, अलग समिति, तेंदुलकर समिति और एजाक्सन समिति। आइए बात करते हैं अलग समिति। यह होता है अध्यक्ष डॉक्टर वाई के अलध, गठन 1977 से और रिपोर्ट 1979 में। गरीबी मापन के आधार पर पोषण या भोजन ऊर्जा, ग्रामीण में कितना होता था उस समय, अलग अलग समिति में 2400 कैलोरी एक दिन में एक व्यक्ति को प्राप्त करना होता है। और शहर में कितना होता है तो 2100 कैलोरी से कम प्राप्त अगर होगा तो वह गरीब माना जाएगा। यह किसमें? अलग समिति की बात करते हैं। और तेंदुलकर समिति यहीं पर क्या कहते हैं? अध्यक्ष बात करें तो अध्यक्ष जो थे सुरेश तेंदुलकर, और गठन 2005 से रिपोर्ट किया गया था, 9 में इसे किया गया था। गरीबी मापन के आधार पर दैनिक व्यय खर्च, अगर ग्रामीण व्यक्ति 27 रुपये से एक दिन में कम खर्च करता है तो वह गरीब माना जाएगा। और शहर का व्यक्ति एक दिन में 33 रुपये से कम खर्च करेगा तो वह गरीब होगा। ठीक है, 27 रुपये ग्रामीण और शहरी के लिए 33 रुपये। चलिए आइए बात करते हैं रंगराजन समिति के बारे में। रंगराजन समिति क्या कहते हैं इस गरीब के लिए? अध्यक्ष कौन थे? तो सी रंगराजन थे। गठन कब हुआ था? 2012 में। रिपोर्ट कब पेश किया गया था? सन 2014 में। और गरीबी मापन का आधार मासिक, महीने पर खर्च। उन्होंने क्या किया? तो रंगराजन समिति ने कहा कि अगर ग्रामीण व्यक्ति होगा 972 रुपये अगर प्रति माह खर्च नहीं कर पा रहा है तो वह गरीब है। और शहर का व्यक्ति 1470 माह से कम खर्च करने वाला व्यक्ति वह भी गरीब कहलाएगा। तो गरीब के लिए माह में 972 रुपये और अमीर के लिए 1407 रुपये। आंकड़ा याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो यह 972 1400 जो इम्पोर्टेंट है याद कर लीजिएगा। गरीबी रेखा, भारत में जिस तरह आधार पर गरीबी की गणना की जाती है। आइए बात करते हैं बेरोजगारी के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, जिसे अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। जो कार्य करना चाह रहा हो फिर भी उसे कार्य न मिले तो वह एक तरह से क्या है? बेरोजगार है। बेरोजगारी 2 प्रकार के होते हैं, एक ऐच्छिक बेरोजगार और दूसरा अनैच्छिक बेरोजगार। ऐच्छिक बेरोजगार क्या होता है? कार्य की उपलब्धता होने पर भी इच्छा से कार्य न करना, ये क्या होता है? ऐच्छिक बेरोजगारी। और अनैच्छिक क्या होता है? कार्य की उपलब्धता न होना। ठीक है, कार्य की उपलब्धता न होता। अब बेरोजगारी के प्रकार देख लेते हैं। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण होता है, संसाधनों का सही उपयोग न होना होता है, अशिक्षित होता है, नवजागरण की कमी होगा, उद्यमशीलता का आभास,
शुष्क न लेना, शिक्षा न लेना, शिक्षा में कमी हो जाएगा, कार्य की प्राप्ति उदासीनता हो जाएगा। अब बेरोजगारी का निवारण कैसे कर सकते हैं, ये देखिए, जनसंख्या नियंत्रण करेंगे और तकनीकी शिक्षा का विकास करेंगे, रोजगार को नए अवसरों का सृजन करेंगे, युवाओं को कौशल का विकास करेंगे, औद्योगिक के कारण ढूंढेंगे। फिर उसके बाद अब आइए बात करते हैं बैंकिंग व्यवस्था के बारे में। बैंक से रिलेटेड यहाँ से भी जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले होंगे इस पूरे थियरी पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। एक देश में एक केंद्रीय बैंक होता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वित्तीय नियंत्रण को कार्य करता है। केंद्रीय बैंक का संबंध वाणिज्यिक बैंक और सरकार से होता है। प्रत्यक्ष रूप से जनता से कोई संबंध नहीं होता है। जनता से कोई संबंध नहीं होता है केंद्रीय बैंक का। और भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में है। ठीक है, आइए बात करते हैं यहाँ पर केंद्रीय बैंक का अन्य नाम क्या है, प्रधान बैंक। केंद्रीय बैंक को क्या हम कह सकते हैं, प्रधान बैंक या शीर्ष बैंक या प्रमुख बैंक या मुख्य बैंक। ये 4 नामों से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रधान बैंक कौन होता है, तो आरबीआई है। शीर्ष बैंक कौन है, तो आरबीआई है। प्रमुख बैंक कौन है, तो आरबीआई है। ठीक है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सुझाव किस पे आया था, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर पे आया था। बुक किसमें लिखा था, तो इनका बुक एक है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन इट्स सॉल्यूशन। यह इनका और भी डॉक्टर BR अम्बेडकर का बुक था, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी और इट्स सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओरिजिन ऑफ सॉल्यूशन। आइए बात करते हैं तो 1926 हिल्टन यंग समिति या रॉयल समिति के बारे में जाती है। 1931 में रिपोर्ट किया गया था। केंद्रीय बैंक की स्थापना एक निजी बैंक के रूप में हुआ था। केंद्रीय बैंक का स्थापना एक निजी बैंक के रूप में हुआ था। अगर हम बात करें 1934 में आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 की स्थापना किया गया था। आपसे पूछे कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। स्थापना कहाँ हुआ था, तो स्थापना जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था। पहले कोलकाता में हुआ था, फिर उसके बाद उसका स्थान चेंज करके वर्तमान में 37 में कर दिया गया था। वर्तमान में भी मुंबई है। हेडक्वार्टर आरबीआई के मुंबई में माना जाता है। बैंकिंग विभिन्न अधिनियम 1949 यानी 1949 में आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या है, पशु मोहन गोल्ड टाइगर बंगाली टाइगर वृक्ष का ताड़, यह सब क्या है, तो यह जो है प्रतीक है किसका, आरबीआई का चिन्ह है। आरबीआई का लेखा देखते हैं। आरबीआई का लेखा 1936 से 40 1 जनवरी से 31 दिसंबर, फिर उसके बाद 1941 से 2020 तक 1 जुलाई से 30 जून तक। आइए बात करते हैं 2020 से 21 तक 1 जुलाई 31 मार्च 9 मंथ के लिए। 2021 से अब तक 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वर्तमान में चलता है। कब, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब आइए आरबीआई का मुख्यालय मुंबई बात करते हैं। 4 से 2 बड़ी कार्यालय है इसकी। कहाँ पर मुख्यालय, आरबीआई के 4 जो है 2 बड़ी मुख्यालय हैं। ठीक है, पहला कहाँ, दिल्ली माना जाता है, दूसरा कोलकाता में, तीसरा मुंबई में, चौथा चेन्नई में। ये 4 बड़ी मुख्यालय हैं आरबीआई के। आरबीआई की देखरेख कौन करता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। केंद्रीय निर्देशक बोर्ड यानी गवर्नर कौन है वर्तमान में, तो शक्तिकांत दास। पहले इसके कौन थे, तो उर्जित आर पटेल थे। 25वें नंबर के कौन बने हैं, तो शक्तिकांत दास जी बने हैं। उप गवर्नर 4 माने जाते हैं। कौन कौन से, तो इनका नाम यहाँ पर देख लीजिए। MD पात्रा हैं और MK जैन हैं और M राजेश्वर राव हैं। रविशंकर हाल ही में बने हैं। रविशंकर हाल ही में बने हैं अभी। तो ये क्या है, तो केंद्र के गवर्नर माने जाते हैं आरबीआई के। आइए बात करते हैं 4 बोर्ड के अध्यक्ष, 10 अलग अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञ, 2 सचिव, इतने जो हैं आरबीआई के होते हैं केंद्रीय निदेशक बोर्ड। आइए बात करते हैं आरबीआई के गवर्नर एवं उप गवर्नर की नियुक्ति के बारे में। तो 28 फरवरी 2016 को PG नायक के सिफारिश पर किया गया था। BBB बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना जो है, नाम चेंज कर दिया गया। उसका क्या कर दिया गया, वित्तीय सेवा संसाधन ब्यूरो कर दिया गया। क्या नाम कर दिया गया, तो वित्तीय सेवा संसाधन कर दिया गया। योग्यता के बारे में बात करते हैं तो आर्थिक विशेषज्ञ अध्यक्ष भानु प्रताप हैं। 6 सदस्य हैं किसके,
BOB के नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, तो वित्तीय सेवा संस्थान कर दिया गया। इसके एक अध्यक्ष नाम क्या है, तो भानु प्रताप है। 6 सदस्य हैं। कार्यालय बात करें, कार्यकाल बात करें तो लगभग 4 से 5 वर्ष होता है। कब? 4 से 5 वर्ष। RBI के कार्य के बारे में बात करते हैं। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या है, इसके बारे में 2 रुपये से लेकर 2000 तक मैक्सिमम 1000 तक करेंसी बना सकती है 17 भाषाओं में। RBI का काम क्या है, तो पैसा मुद्रण करना यानी छापना। 2 रुपये, 1 रुपये का जो है नोट वह नहीं छापता और सिक्का भी नहीं छापता है। कौन? RBI। और यहाँ पर देखते हैं हस्ताक्षर संवैधानिकता। RBI के गवर्नर। मुद्रण छपाई कहाँ होता है? 4 जगह होता है भारत में, यानी पैसे 4 जगह छपते हैं। कहाँ कहाँ पर? नासिक महाराष्ट्र में छपता है, मैसूर कर्नाटका में छपता है, देवासी मध्य प्रदेश में, और साल्बनी वेस्ट बंगाल में। 4 जगह जो है मुद्रण की छपाई किया जाता है। आइए बात करते हैं न्यूनतम कोण प्रणाली यानी सूक्ष्म अंतरिक्ष प्रणाली। 1957 न्यूनतम कोष 200 करोड़ रुपए होना चाहिए। जब भी RBI होता है इसके पास हमेशा कितना होना चाहिए? जहां इससे कम पैसा होगा तहां छापना शुरू कर देगा। 200 करोड़ हमेशा होना चाहिए। 125 करोड़ रुपए का सोना होना चाहिए। 85 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा डॉलर होना चाहिए। तो अगर इससे जहाँ कम हुआ तहाँ मुद्रण करने का कार्य शुरू कर दिया जाता है। मुद्रण की गणना के बारे में बात करें तो दशमिक मुद्रण प्रणाली दशमलव पद्धति के बारे में बात करें तो 1957 में 1 रुपये की करेंसी और सिक्के भारत सरकार द्वारा किया जाता है। 1 रुपये सिक्के से लेकर 1 रुपये की करेंसी से लेकर जितने भी सिक्के हैं 1, 2, 4, 1, 2, 5, 10, 20 और 75 का भी हाल ही में जो है जिस दिन अभी संविधान का बनकर तैयार हुआ था उसी दिन जो है लॉन्च हुआ था। 75 हस्ताक्षर संवैधानिका टंकशाला मुद्रण। वित्त सचिव मुंबई, महाराष्ट्र, नोएडा, यूपी, हैदराबाद। ये 4 जगह जो है क्या होता है? करेंसी छपता है। किसका? 1 रुपये से सिक्के के। कहाँ कहाँ? टंकशाला मुद्रण। टंकशाला मुंबई, नोएडा और हैदराबाद, यहाँ पर जो है मुद्रण होता है। नोट 1 रुपये से 2 रुपये की और 5 रुपये की करेंसी बाजार में नहीं डाली जा रही है। 1 रुपये और 2 रुपये की करेंसी, 1-2 का नोट जो है बंद कर दिया गया और 5 का बाजार में जितना भी पुराना नोट चल रहा होगा वो भी देखने को नहीं मिलता। भारतीय मुद्रा का प्रतीक क्या है? तो यह चिन्ह है। क्या है? रुपये। ये है भारतीय मुद्रा का चिन्ह। डिजाइन किसने किया? तो इसका डिजाइन किया था उदय कुमार। 15 जनवरी 2010 को किया था। ये जो सिंबल है यह रुपए का, ये किसने तैयार किया था? तो यह उदय कुमार ने किया था 15 जुलाई सन 2010 को। आइए बात कर लेते हैं भारतीय करेंसी पर किसका प्रतीक कौन कौन सा है, चित्र, राज्य और रंग कैसा है। तो अगर हम बात करें, एक साइड लिखा है करेंसी कौन सी है, करेंसी कौन है, और फिर उसके बाद आकार कैसा है, रंग कैसा है, चित्र, राज्य कौन सा है। तो अगर हम 2000 रुपये की बात करें तो इसका आकार कितना है? तो 166 mm से गुणे 66 mm, यानी 166 mm लंबा और 166 mm चौड़ा में। इसका रंग कैसा है? 2000 का नोट अभी तो फिलहाल में बंद कर दिया गया है, तो इसका कलर लेकिन आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जानकारी के लिए रखे रहिए। तो यहाँ पर मेजेंडा कलर है। इस पर चित्र किसका है? तो इस पर चित्र जो है मंगलयान का चित्र बना हुआ है 2000 के नोट पर। अगर 500 रुपये की बात करें तो 150 mm से गुणे 66 mm। ये कौन सा है? स्ट्रो ग्रे है। स्ट्रो ग्रे कलर है इसका रंग। ये इस पर 500 रुपये के नोट पर लाल किला है। लाल किला कहाँ है? तो दिल्ली का है। अब बात करें यहाँ पर 200 रुपये। 200 रुपये 146 गुणे 66 mm। ब्राइट येलो कौन सा है? तो ब्राइट येलो है। सांची का स्तूप है। इस पर किसका प्रतीक है? तो सांची का स्तूप है। और कहाँ पर है? तो MP में है, मध्य प्रदेश में। अगर हम 100 रुपये के नोट पर बात करें तो 142 mm से 66 mm क्या है? तो जनरेटर रानी की बाव है इस पर चित्र, और यह कहाँ पर है? तो गुजरात में है। फिर उसके बाद 50 रुपये का नोट पर 135 mm से 66 mm। हरुम ब्लू जो है हम्पी कहाँ है? तो कर्नाटक में है।
हम्पी इसका चित्र है, कर्नाटक में जो पड़ता है। 20 रुपये के नोट पर 129 mm से 63 mm तक ब्रिटिश येलो है। यह एलोरा की गुफा है। कहाँ एलोरा की गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। और हम बात करें 10 रुपये की नोट पर 123 mm से 63 mm तक चॉकलेट ब्राउन का जो है कोणार्क सूर्य मंदिर है जो है उड़ीसा का। तो ये रहे पूरा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आइए बात करते हैं यहाँ पर कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। आरबीआई के बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक आरबीआई सभी वाणिज्यिक बैंकों का लेन देन के रूप में आरबीआई से होता है। नए बैंकों का स्थापना जो है ये आरबीआई ही करता है। कौन? आरबीआई। घाटे में चल रहे पुराने बैंकों को विलय की समापन कर रहा है। जैसे कि जो बैंक कम चल रहा था उसको मिलाकर 2 मर्ज कर दिए गए। बहुत सारे बैंकों का जो है विलय कर दिया गया, नहीं मर्ज कर दिया गया है। उसके भी बारे में हम बात करने वाले हैं, तो बने रहिएगा। शाखा का विस्तार करता है। आरबीआई जो है अपने शाखा का विस्तार करता है, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, और बैंकों का अंतिम उदारता भी है। अब सरकार का बैंक कौन सा होता है उसके बारे में जानते हैं। सभी सरकार एवं केंद्र सरकार अपना लेन देन आरबीआई से ही करते हैं। यूटी भी, राज्य भी, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं वह सब आरबीआई से अपना लेन देन करते हैं। विदेशी मुद्रण भंडार जो है बात करें तो आरबीआई द्वारा किया जाता है। और क्यों किया जाता है इसके बारे में भी जान लीजिए। तो मुद्रा जारी करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, पर्यटन के लिए जो है विदेशी मुद्रण का भंडारण करता है। आइए बात करते हैं आरबीआई सरकार के सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है जो। तो वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक, जननी बैंक ऑफ इंपीरियल इंग्लैंड, जर्मनी बैंक ऑफ इंग्लैंड, ऐसे सभी बैंक जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना खाता खोलकर अपने धन को जमा कर सकता है, आवश्यकता पड़ने पर ऋण प्राप्त कर सकता है, यह क्या कहलाता है? वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक कहते हैं। सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंक और निजी वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय 3 प्रकार के बैंक देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें यहाँ पर, भारत में पहली वाणिज्यिक बैंक 1770 कलकत्ता में खोला गया था। अब से अगर पूछा जाए कि पहला वाणिज्यिक बैंक कहाँ पर खोला गया था, तो 1770 में कलकत्ता में खोला गया था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, उस बैंक का नाम क्या था? तो हिंदुस्तान था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा 1806 में कलकत्ता में बैंक ऑफ बंगाल खोला गया, और 1840 में मुंबई बैंक ऑफ बॉम्बे खोला गया, 1843 में चेन्नई बैंक ऑफ मद्रास। यह तो तीनों जो है खोले गए, लेकिन 1921 में इसे विलय कर दिया गया। 1900 तीनों को जो है विलय कर दिया गया। जो बैंक ऑफ बंगाल था, बैंक ऑफ बॉम्बे था, बैंक ऑफ मद्रास था, इन तीनों का विलय करके यानी मर्ज कर दिया गया। इसका नाम का क्या कर दिया गया था 1921 में? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था 1 जुलाई 1955 को। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, व सार्वजनिक भारत की सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैंक माना जाता है। कौन सा? तो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आइए बात करते हैं सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंक के बारे में। सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंक जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% से ज़्यादा है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण देखते हैं। प्रथम चरण का राष्ट्रीयकरण जुलाई 1969 चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। पूंजी ₹50 करोड़। 14 बैंकों का बैंक था, 14 बैंक था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर। पीएम श्री इंदिरा गांधी थे उस समय। आरबीआई का गवर्नर एल.के. झा थे। लक्ष्मीकांत झा। आइए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण के बारे में जानते हैं। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ऑफ कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक। तो ये जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। अब द्वितीय चरण में किसका हुआ? तो द्वितीय चरण में राष्ट्रीयकरण अप्रैल 1980 में पूंजी 200 करोड़ रुपए, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो कौन कौन सा किया गया आइए देखते हैं। पीएम कौन थे? तो इंदिरा गांधी थे उस समय, श्रीमती इंदिरा गांधी। गवर्नर कौन थे? तो PBIG पटेल थे, उर्जित आर पटेल जी थे। आइए 6 बैंकों का
व राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, फिर उसके बाद आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, फिर उसके बाद न्यू बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक का हुआ। 1980 के बाद सार्वजनिक बैंक देखिए कौन कौन से हुए, तो 14 + 1 बैंक बराबर +6, 21 बैंक हो गए। और टोटल कितने हुए, 21 बैंक। 1969 में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नोट, वर्तमान समय में सार्वजनिक बैंकों की संख्या टोटल कितने रह गए हैं, तो 12 रह गए हैं। सभी का विलय किस में हुआ है, तो आइए बात कर लेते हैं। तो 1993 में न्यू बैंक का विलय कब हुआ, तो 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किसमें किया गया, तो पीएनबी बैंक में। बचा कितना, 20 बचा। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किसमें कर दिया गया था, पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया था। तो कितना बचा, 20 बचा है। अभी देखिए दूसरा बार कब हुआ, तो 2019 में देना बैंक का जो है कर दिया गया किसने, बीओबी में। देना बैंक और विजया बैंक दोनों को मर्ज कर दिया गया किसमें, तो बीओबी यानी बैंक ऑफ बॉम्बे। इसको अब फिर बचा कितना, 18। फिर 2020 में 4 यहाँ पर देखने को विलय कर दिया गया। किसमें किया गया, तो इलाहाबाद बैंक जो है इंदिरा किसमें कर दिया गया, इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया। बचा कितना, 17। सिंडिकेट बैंक को फिर विलय कर दिया, नहीं मर्ज कर दिया गया किसमें, कैनरा बैंक में। 16 बचा। फिर उसके बाद आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, और फिर किसमें कर दिया गया, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया। फिर बचे 14। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया प्लस ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया किसमें कर दिया गया, तो पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक में 12 है। अभी वर्तमान में कुल 12 बैंक बचे हैं। कितना, वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की बात करें यानी सरकारी बैंक कितने बचे हैं, तो 12 बचे हैं। आपसे पूछा जा सकता है। आइए नाम जान लेते हैं कौन कौन से 12 बचे हैं, और स्थापना और मुख्यालय भी देख लेते हैं। एक यहाँ पर लिखिए बैंक का नाम दिया गया, स्थापना और मुख्यालय। तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है स्थापना 1955 में हुआ। कहाँ पर है मुख्यालय, मुंबई में है। और बीआईआई यानी बैंक ऑफ इंडिया, तो ये 1906 में किया गया था। यह मुंबई महाराष्ट्र में है। बैंक ऑफ मुंबई यह 1935 पुणे में हुआ। फिर कैनरा बैंक 1906 में हुआ, बेंगलुरु बचा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में स्थापना हुआ था, इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है। इंडिकेट बैंक 1907 में चेन्नई तमिलनाडु में है। और फिर इंडियन ओवरसीज बैंक 1937 में चेन्नई तमिलनाडु में ये भी है। पंजाब एंड सिंध बैंक कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। कहाँ, नई दिल्ली में। स्थापना 1908 में हुआ। पंजाब नेशनल बैंक यह 1894 में नई दिल्ली में है। और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है 1908 में हुआ स्थापना। बड़ौदा गुजरात में हुआ था। ये यूको बैंक जो है 1943 में हुआ था कोलकाता में। फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919 में इसकी स्थापना हुआ था, और मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर निजी वाणिज्यिक बैंक के बारे में, यानी प्राइवेट सेक्टर के जितने भी हैं बैंक, उसके बारे में हम जानते हैं। तो ऐसे बैंक जिसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 51% से ज़्यादा हो और प्राइवेट कहा जाता है, उसे प्राइवेट कहा जाता है। निजी वाणिज्यिक बैंक की संख्या कितना है, 21। निजी प्राइवेट बैंक कितना है, तो टोटल कितने हैं, 21 बैंक हैं। कौन कौन से हैं, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचएसबी है, यस है, एक्सिस है, सिटी बैंक है, आईडीएफसी बैंक है, और बंधन बैंक है, फेडरल ईटीसी, बहुत सारे हैं। इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कैसे याद किया जाएगा, आप जब 12 बैंक याद कर लेंगे, कौन कौन से, ये सब 12 बैंक याद कर लेंगे, एसबीआई और बीबीआई, बीओबी, कैनरा बैंक, सीबीआई, आईबी, इंडियन ओवरसीज और पंजाब नेशनल सिंध, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एको और यूनियन। जब ये इतने बैंक आपको याद रहेंगे, तो इसके बाद जो भी बैंक आपको कहीं दिखे, तो वह बैंक कौन सा हो जाएगा, यानी प्राइवेट सेक्टर का, निजी। तो इसे याद करने का तरीका यही है कि जितने भी सरकारी बैंकों को याद कर लिया जाए, और जब भी ऑप्शन में कहीं दिखे तो वो न रहे, तो यहाँ पर प्राइवेट हो जाता है। नोट, भारत में एटीएम सेवा की शुरुआत सबसे पहले एचएसबी ने किया था, यानी एचएसबीसी ने किया था 1987 में।
इंटरनेट बैंकिंग सेवा की शुरुआत आईसीआईसीआई बैंक ने किया था। इंटरनेट बैंकिंग की सेवा आईसीआईसीआई बैंक ने यानी प्राइवेट सेक्टर से हुआ था। फ़ोन पे बैंकिंग की शुरुआत एचडीएफसी बैंक ने किया था। फ़ोन पे बैंकिंग की शुरुआत एचडीएफसी बैंक ने किया था। भारत की सबसे नवीन बैंक कौन सा माना जाता है, तो बंधन बैंक 2015 में ओपन हुआ। वर्तमान में कार्यरत सबसे पुरानी बैंक पंजाब नेशनल बैंक माना जाता है। कब? 1884 की स्थापना में हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में बात करें तो 1975 में। उद्देश्य ग्रामीण बैंक को मात्र गांव तक पहुंचाना हुआ था। प्रथम बैंक के बारे में बात करें तो प्रथमा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुरादाबाद यूपी में खोला गया था। पूंजी 0%। और केंद्र सरकार राज्य सरकार के बारे में बात करें तो केंद्र सरकार 50% था और राज्य सरकार 15% और बैंक का जो है 35% था। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं। गोवा तथा सिक्किम में कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। विमुद्रीकरण या नोटबंदी के बारे में बात करें। नोटबंदी अभी तक कुल कितनी बार हो चुका है, तो लगभग 3 बार हो चुका है। आइए बात करते हैं वर्तमान में चल रही करेंसी का चलन से बाहर करना, यानी वह जो विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी हुआ था तो जो चलन में नोट चल रही उसको बाहर करना होता था, या कालाधन की मात्रा में वृद्धि को रोकना था, या फिर जाली करेंसी नकली नोट की मात्रा में वृद्धि हो रही होगी। फिर भारत में विमुद्रीकरण कितने हुआ था? 3 बार हुआ है। कब? स्वतंत्र में भारत में 2 बार हुआ था, फिर तीसरा बार हो चुका है। चलिए यहाँ पर देखिए 1946 में हुआ था। 1000 और 500 का नोट बंद कर 5000 का नोट बंद कर दिया गया था उस समय 1946 में, 10,000 और 5000 का। फिर उसके बाद 1978 में 5000 से 100 रुपये का। फिर उसके बाद 8 नवंबर 2016 को 1000 और 500 का नोटबंदी कर दिया गया था। इतने बार जो है विमुद्रीकरण हुआ है। अभी हाल ही में 2000 का नोट बैन किया गया है। ठीक, चलिए यहाँ पर बात करते हैं अब मुद्रास्फीति और मुद्रा अस्फीति। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, महंगाई क्या होता है, मंदी क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, जब महंगाई बढ़ेगी तो कीमत में घट जाएगा, जब कीमत घट जाएगी तो मांग बढ़ जाएगा। इसी तरह तरलता और मुद्रास्फीति होता है। जब मुद्रास्फीति क्या होगा, जब मंदी आएगी तो कीमत बढ़ जाएगा, जब कीमत बढ़ जाएगा तो मांग में भी बढ़ जाएगी। इसी तरह होता है मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के बारे में बात करते हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं की कमियों में वृद्धि होना, तरलता एवं मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करने से होता है। नियंत्रण आरबीआई तथा भारत सरकार द्वारा तरलता को कम करके किया जा सकता है। मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना मुद्रास्फीति कहलाता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। मुद्रा अस्फीति, वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में कम होना, मुद्रा आपूर्ति या तरलता में कमी करने की से होता है। नियंत्रण में आरबीआई और भारत सरकार द्वारा कैसे होता है, तरलता में वृद्धि करके मुद्रास्फीति लाया जाता है। मुद्रास्फीति और अस्फीति का नियंत्रण करना मुद्रास्फीति कहलाता है। मुद्रास्फीति के कारण क्या होते हैं, तो कारण 3 हैं। मांग में प्रेरित और मुद्रास्फीति, मांग में वृद्धि, वस्तुओं में वृद्धि होना, लागत में वृद्धि हो जाना, व्ययीकरण आयात होने वाली, और मुद्रास्फीति के प्रभाव वर्ग समूह और प्रभाव उपभोक्ता और हानि पर, उत्पादक लाभ पर, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, अर्थव्यवस्था से सभी क्षेत्रों से अर्जित किया गया धनराशि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। राष्ट्रीय आय मापन की अवधारणा, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक रिप्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद, जीएनपी, जीडीपी, एनडीएनपी, यानी देख लीजिए यहाँ पर नाम है। चलिए इम्पोर्टेंट बात करते हैं, टाइम बहुत लग रहा है लेकिन आप लोग के यहाँ से देख कर ही जाना है पूरा। राष्ट्रीय आय की मापन विधियाँ, उत्पादन विधि एवं मूल कर्तव्य विधि, अन्य आय विधि और ध्येय विधि, ये सब। चलिए आइए देखते हैं। राजकोषीय इम्पोर्टेंट जो होगा वही बता देते हैं आप लोग को दोस्तों। आइए वैश्विक सूचकांक के बारे में जान लेते हैं 2021 और 22 के बारे में। मानव विकास सूचकांक प्रथम स्विट्जरलैंड भारत में 132वें स्थान पर है। ठीक है,
वैश्विक सूचकांक में अगर देखा जाए 2021-22 में मानव सूचकांक प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड और भारत जो है 132वें स्थान पर है। IMD विश्व प्रतिस्थापक सूचकांक कुल देशों की संख्या 63 है। प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड है, दूसरा भारत जो है कौन से 37वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में जारी किसने किया था? USA और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया गया था। प्रथम कौन है? तो USA ही है और 42वें स्थान पर अपना भारत है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में जारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा किया गया था। प्रथम स्थान डेनमार्क और भारत जो है 50वीं रैंक प्राप्त किया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक प्रथम स्थान सिंगापुर है, भारत जो है 131वें स्थान पर है। किसमें? तो आर्थिक सूचकांक में। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक पर बात करें तो प्रथम स्थान पर अफगानिस्तान है। किसमें? वैश्विक आतंकवाद के स्थान पर प्रथम स्थान जो है अफगानिस्तान है और 13वें स्थान पर अपना भारत है। जलवायु की बात करें तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में सूचकांक में प्रथम स्थान कोई भी नहीं देश है। जलवायु परिवर्तन में कोई भी नहीं है। द्वितीय पर भी कोई नहीं है, तृतीय पर भी कोई नहीं है, चतुर्थ पर डेनमार्क है। कौन सा है? चतुर्थ पर डेनमार्क है और अपना भारत 8वें स्थान पर है। भारत जलवायु परिवर्तन में। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक प्रथम आइसलैंड है और भारत 135वें स्थान पर है वैश्विक लैंगिक सूचकांक पर। और यहीं पर सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के बारे में बात करें तो ये फिनलैंड प्रथम स्थान पाया है और 121वें स्थान जो है भारत की रैंकिंग है। वैश्विक सूचकांक नवाचार 2022 के बारे में बात करें तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, भारत जो है 40वें स्थान प्राप्त किया। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में प्रथम स्थान वाला मोट USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और भारतीय कंपनी की कुल संख्या 9 है। भारतीय कंपनी में प्रथम स्थान लाइफ ऑफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया वैश्विक सूचकांक 98वें यानी 98वें स्थान प्राप्त किया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के बारे में बात करें तो डेनमार्क प्रथम स्थान है, भारत 180वें स्थान पर है। मानव स्वतंत्र सूचकांक प्रथम स्थान जो है स्विट्जरलैंड और भारत की रैंकिंग 112वां स्थान है। विश्व टैलेंट रैंकिंग में स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान, भारत का 52वां स्थान है। 52वां स्थान है। अब कृषि उत्पादन एवं राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। 2021 और 22 का आंकड़ा के अनुसार प्रथम स्थान पर देखें चावल जो है किस देश में? विश्व में भी हम बात कर रहे हैं। कहाँ पर? विश्व में। तो पश्चिम बंगाल जो है कहाँ? भारत जो है कौन से स्थान पर है? तो चावल में जो है पश्चिम बंगाल है प्रथम, दूसरे पर यूपी है, तृतीय है पंजाब। और यहीं पर चना के बारे में बात करें तो चना कहाँ पर है? महाराष्ट्र और यूपी, राजस्थान। गेहूं के बारे में बात करें अगर भारत में विश्व में बात करें तो चीन प्रथम नंबर चावल उत्पादन करता है, सेकेंड नंबर अपना इंडिया है। और इंडिया में राज्य के बारे में हमने बताया भी, पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान है चावल के उत्पादन के बारे में और द्वितीय क्या है? उत्तर प्रदेश, तृतीय पंजाब। चना कहाँ है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी और राजस्थान। और यहीं पर गेहूं के बारे में बात करें तो गेहूं जो है चीन में प्रथम स्थान है, भारत में सेकंड स्थान पर। उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान गेहूं पैदावार करता है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पंजाब। और कुल दाल के बारे में बात करें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान और यहाँ पर महाराष्ट्र, फिर उसके बाद राजस्थान कुल दाल। और मक्का के बारे में बात करें तो मक्का कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है, मक्का कर्नाटक में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। और यहीं पर कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो यूपी में प्रथम, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पंजाब। और अगर हम ज्वार के बारे में बात करें तो ज्वार में जो है प्रथम स्थान कर्नाटक है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा तमिलनाडु है। और मूंगफली की बात करें तो गुजरात प्रथम, दूसरा राजस्थान, तीसरा तमिलनाडु। चलिए बात करें बाजरा के बारे में। बाजरा जो है राजस्थान प्रथम, दूसरा जो है यूपी, तीसरा है हरियाणा। और सोयाबीन के बारे में बात करें मध्य प्रदेश पहले स्थान, महाराष्ट्र पहला, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान। और मोटे अनाज के बारे में बात करें तो मोटे अनाज में जिसे कौन सा? कर्नाटक जो है पहले स्थान पर है और राजस्थान जो है दूसरे स्थान पर है, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। और सूरजमुखी के बारे में बात करें तो कर्नाटक प्रथम, तेलंगाना द्वितीय और उड़ीसा तृतीय स्थान पर जो है सूरजमुखी प्राप्त करता है। और अगर बात करें अरहर महाराष्ट्र प्रथम, कर्नाटक द्वितीय और थर्ड उत्तर प्रदेश। और कुल तिलहन की बात करें राजस्थान प्रथम, मध्य प्रदेश दूसरा, तृतीय गुजरात।
ये प्रथम द्वितीय तृतीय के बारे में बात आ रहे हैं, आप लोग याद करिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है गन्ना। गन्ना उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है। गन्ना उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है, महाराष्ट्र द्वितीय है, कर्नाटक में तृतीय है। सब्जियां के बारे में बात करें तो पश्चिम बंगाल में प्रथम, उत्तर प्रदेश द्वितीय, मध्य प्रदेश थर्ड नंबर पर है। और कपास के बारे में बात करें तो प्रथम गुजरात, सेकंड महाराष्ट्र, तीसरा तेलंगाना। और यहाँ पर मसाला के बारे में बात करें तो केरल में अधिकतर मसाला पाया जाता है, इसलिए केरल ही ज़्यादातर दिया गया। अगर हम बात करें आलू में, आलू प्रथम स्थान जो है कहाँ पर है तो उत्तर प्रदेश में है, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा बिहार। और सुपारी की बात करें तो कर्नाटक, केरल, असम, ये था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर हम बात करें यहाँ पर प्याज के बारे में तो प्याज जो है फर्स्ट नंबर पर महाराष्ट्र, सेकंड नंबर जो है मध्य प्रदेश, तीसरा है कर्नाटका। और विश्व स्तर पर जो है बात करें, विश्व स्तर पर चलिए बात कर लेते हैं जौ, रूस। अब विश्व स्तर पर हम क्या बात करेंगे, जौ रूस है, रूस में जौ, ज्वार यूएसए में है, थर्ड इंडिया पर है। और इधर हम बात कर रहे हैं अपने इंडिया में। इंडिया में देखिए केरल में क्या है, नारियल सबसे ज़्यादा होता है, फिर कर्नाटक में, फिर तमिलनाडु। आइए काजू के बारे में बात करते हैं। काजू महाराष्ट्र में सबसे प्रथम स्थान देता है, फिर आंध्र प्रदेश तृतीय, उड़ीसा। और अगर हम भारत और विश्व के बारे में बात करें तो दाल भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। मूंगफली जो है चीन में सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंड नंबर पर जो है भारत आता है। और कुल फल के बारे में बात करें अपने भारत में तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर थर्ड पे उत्तर प्रदेश आता है। और सूरजमुखी की बात करें तो यूक्रेन में सबसे ज़्यादा, विश्व स्तर पर हम बात कर रहे हैं तो यूक्रेन में प्रथम स्थान है। अगर हम गन्ने की बात करें तो गन्ना जो है प्रथम स्थान आता है विश्व में, विश्व में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान अपना भारत आता है। और अगर अपने भारत के बारे में बात करें तो हमने बता कर आया उत्तर प्रदेश प्रथम है, दूसरा महाराष्ट्र है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर बीज के बारे में। कपास जो है भारत में प्रथम स्थान है, ठीक है। चुकंदर रूस में प्रथम स्थान है। और जूट कहाँ पर है, जूट भारत में प्रथम स्थान, दूसरा बांग्लादेश। और मसाला भारत प्रथम स्थान है। आलू सबसे ज़्यादा जो है चीन में होता है, फिर उसके बाद भारत होता है। दूध सबसे ज़्यादा भारत में प्रथम स्थान है, चाय चीन में, फिर दूसरे नंबर भारत है। आइए बात करते हैं प्याज। प्याज प्रथम नंबर जो है भारत में होता है, सेकंड नंबर चीन में होता है। खनिज उत्पादन में हम अगर हम बात करें तो टमाटर जो है सबसे ज़्यादा जो है चीन में देखने को मिलता है, फिर सेकंड नंबर अपना भारत है। अगर खनिज उत्पादन में बात करें तो एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो चीन में प्रथम स्थान है और भारत सेकेंड स्थान पर है। और केला सबसे प्रथम स्थान भारत, सेकेंड स्थान चीन। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया और कोई नहीं है, बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। बॉक्साइट जो है ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक उत्पादन देश है। सेब जो है चीन में प्रथम स्थान है और पाँचवें स्थान पर अपना भारत है। नारियल इंडोनेशिया है प्रथम स्थान, सेकंड स्थान है भारत। और सीमेंट उत्पादन के बारे में बात करें तो चीन प्रथम स्थान है, भारत सेकंड स्थान पर है। और अंगूर के बारे में बात करें तो चीन प्रथम और सातवें स्थान पर भारत। कोयला के बारे में बात करें चीन प्रथम, भारत सेकंड। संतरा के बारे में बात करें तो संतरा जो है ब्राज़ील, सेकंड भारत। हीरा के बारे में बात करें तो रूस और कोई नहीं, रसिया से यानी जो है हीरा प्राप्त होता है, डायमंड। स्वर्ण के बारे में बात करें तो स्वर्ण जो है चीन में प्रथम स्थान है और मैक्सिको भी प्रथम माना जाता है, सेकंड जो है नहीं दिया गया है यहाँ पर। छठवें पर चांदी माना जाता है, चांदी। अब जननांकी बारे में, जनसंख्या के अनुसार देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में है। बिहार का जो है 10,91,00,000 के लगभग है। और यहीं पर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो यहाँ पर लगभग 21-22 करोड़ के अनुसार है 2021-22 का डाटा। और महाराष्ट्र में लगभग 16 करोड़ से ज़्यादा है। न्यूनतम वाला अगर हम बात करें तो न्यूनतम जो है सिक्किम में है, फिर उसके बाद मिजोरम में है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाला दर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी, दिल्ली, पांडुचेरी। और न्यूनतम आइए न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और दमन दीव, दादर। 10 साल के बारे में बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि देखने को कहाँ मिला है तो मेघालय में मिला है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, बिहार में।
न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले राज्य नागालैंड, केरल, गोवा। सर्वाधिक 10 की वाले वृद्धि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़। और दादर और नागर हवेली, दमन दीव और पांडुचेरी। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य बिहार 1106 किलोमीटर प्रति व्यक्ति की आय से देखा जाता है। दूसरा क्या है? पंजाब है। तीसरा केरल है। न्यूनतम जनसंख्या वाले घनत्व तो देखते हैं, आंध्र प्रदेश प्रथम, दूसरा मिजोरम, तीसरा सिक्किम। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। और सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य केरल, मिजोरम, गोवा। केरल, मिजोरम, गोवा। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य केरल, मिजोरम, गोवा। और न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य केरल, मिजोरम, गोवा। केरल, मिजोरम, गोवा। और न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य बिहार, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक महिला वाला साक्षरता राज्य केरला, मिजोरम, गोवा। केरल, मिजोरम, गोवा। और न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार, राजस्थान, झारखंड। बिहार जनगणना 2011 के अनुसार अगर हम बात करें, बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है, तो 10,40,99,452 बिहार की जनगणना है। अगर हम बात करें भारत की कुल 8.6% का कुल है, और 8.6% भारत का कुल हिस्से में बिहार जो है 12वें स्थान पर आएगा। प्रथम स्थान कौन सा है? तो प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा। और चलिए बात करते हैं यहाँ पर पुरुष के बारे में बात करें तो 42% हैं, 52% 1.4 हैं। और महिला के बारे में बात करें तो 47.86%। शहरी अगर बात करें तो 11.29%। और ग्रामीण के बारे में बात करें तो 88.71%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। न्यूनतम साक्षरता वाला शिवहर, अरवल, शेखपुरा। बिहार स्पेशल अधिक पढ़ने के लिए हमने बताया था, तो वीडियो अपलोड है, आप लोग प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं बिहार स्पेशल के लिए। यहाँ पर जननांकी 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 2011 के आंकड़े के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। इसके बारे में हमने बात कर चुका हूँ, ये डबल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहे पूरे जो है इकोनॉमिक्स का वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।